हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। आज के सेशन में हम आपका इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का जो आगे का पार्ट है वो देखेंगे। तो आज के सेशन में हम एक्स लिंक्ड जीन्स के जो डिसऑर्डर्स थे, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि सेक्स लिंक्ड जीन्स या एक्स लिंक्ड जीन्स के जो कुछ ट्रेट्स होते हैं जैसे कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, उसके क्रॉस के बारे में आज हम डिटेल में समझेंगे। वो एग्जाम्पल आज हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार फटाक से याद दिला दूं कि हमारा जो लाइव सब्सक्रिप्शन पैकेज है, जो हम लाइव लेक्चर्स के लिए जो पैकेज हमने रखा है बच्चों के लिए दिवाली स्पेशल, उसका रजिस्ट्रेशन एंड होने का डेट नज़दीक आ गया है। तो अगर आपने अब तक हमारे सब्सक्रिप्शन पैकेज को ज्वाइन नहीं किया है, अब तक हमारे लाइव पैकेज को ज्वाइन नहीं किया है, तो प्लीज़ जाइए और जाकर व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए। वो सारी वीडियो कहाँ मैसेज करना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें आपको एक वीडियो में दी गई है और उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दी है। तो डिस्क्रिप्शन पर चेक कर सकते हैं या ऊपर आई बटन आ रही है, तो इस आई बटन के ऊपर जो लिंक आ रही है यहाँ पर क्लिक करेंगे तो भी आपको वो वीडियो की लिंक मिल जाएगी। और उस वीडियो में हमने सब कुछ एक्सप्लेन किया है, व्हाट्सएप नंबर दिया है, अपने सारे क्वेरीज आप उस व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था एक्स लिंक्ड जीन्स और वाई लिंक्ड जीन्स के बारे में कि फीमेल्स के अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, मेल के अंदर 1 एक्स क्रोमोसोम होता है, 1 वाई क्रोमोसोम होता है। एक्स क्रोमोसोम्स जो फीमेल्स के पास होते हैं तो उनके पास एक एडवांटेज क्या होता है कि फीमेल्स के पास 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। अगर एक डिफेक्टिव जीन एक एक्स क्रोमोसोम पे है तो दूसरा डोमिनेंट जीन उस डिफेक्टिव जीन को डोमिनेट कर देगा। लेकिन मेल्स का डिसएडवांटेज क्या होता है कि उनके एक्स क्रोमोसोम पर अगर एक डिफेक्टिव जीन है तो उनको वो डिफेक्ट झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि उस डिफेक्टिव जीन को डोमिनेट करने के लिए या उसको सप्रेस करने के लिए उसका डोमिनेंट अलील वाई क्रोमोसोम पर प्रेजेंट नहीं होता है। सो ये नुकसान होता है मेल्स का। तो चलिए पढ़ते हैं कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। अब देखिए आपके सामने जो थ्योरी डिस्प्ले हो रही है, इस थ्योरी में हमको क्या बताया जा रहा है। लेट अस स्टार्ट। कलर ब्लाइंडनेस इज ए एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। हमने लास्ट टाइम ही पढ़ा था कि कलर ब्लाइंडनेस कैसा डिसऑर्डर है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। एक्स लिंक्ड मतलब ये एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर ही प्रेजेंट होगा इसका अलील। और रिसेसिव डिसऑर्डर क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस उस इंसान में होता है जिसमें रिसेसिव जीन्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब मेल्स के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है, तो मेल के पास अगर एक रिसेसिव जीन है तो मेल कलर ब्लाइंड हो जाएगा। लेकिन अगर मेल के पास डोमिनेंट जीन है कलर ब्लाइंडनेस का तो वो कलर ब्लाइंड नहीं होगा। फीमेल्स के पास 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं और कलर ब्लाइंडनेस का जीन सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पर ही प्रेजेंट रहता है। तो फीमेल्स के पास अगर एक रिसेसिव जीन है कलर ब्लाइंडनेस का तो वो कैरियर बनेगी। 2 रिसेसिव जीन्स है कलर ब्लाइंड के तो वो कलर ब्लाइंड हो जाएगी। लेकिन अगर दोनों डोमिनेंट है तो फीमेल हेल्दी रहेगी, नो कलर ब्लाइंडनेस। क्रॉस के बारे में हम देखेंगे, हम एक्चुअली क्रॉस करेंगे। जो मैं क्या बोल रही हूँ वो आपको समझ में आएगा जब हम क्रॉस के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हुआ दैट कलर ब्लाइंडनेस इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। एक्स लिंक्ड मतलब एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर इसके जीन होते हैं और ये बीमारी होने के लिए दोनों जीन्स रिसेसिव होने चाहिए। Where person is unable to distinguish between red and green colors as both the colors appear grey। ये लाइन अंडरलाइन कर लो, ये लाइन बहुत बार नीट एग्जाम में भी पूछी जाती है कि कलर ब्लाइंडनेस की वजह से आप कौन सा कलर डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं। तो जो इंसान कलर ब्लाइंड होते हैं वो रेड और ग्रीन कलर के बीच का डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। उनको रेड और ग्रीन कलर दोनों ही ग्रे जैसा दिखता है। कैसा दिखता है उनको? रेड और ग्रीन कलर ग्रे कलर का दिखता है। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था कि मुझे कलर ब्लाइंडनेस है कि नहीं है पता नहीं, तो मैं बता रही हूँ मुझे कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, क्योंकि मुझे रेड और ग्रीन दोनों कलर्स अलग अलग दिखाई देते हैं। सो कलर ब्लाइंडनेस के जो जीन होते हैं, कलर ब्लाइंडनेस के दोनों रिसेसिव जीन अगर किसी ह्यूमन में प्रेजेंट है या मेल्स में अगर एक रिसेसिव जीन प्रेजेंट है एक्स क्रोमोसोम के ऊपर, तो वो इंसान दैट पर्सन विल नॉट बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रेड कलर एंड ग्रीन कलर बिकॉज बोथ दीज कलर्स विल अपीयर एज ग्रे। इट इज कॉज्ड ड्यू टू रिसेसिव एक्स लिंक्ड जीन्स। ये किसके वजह से होता है, मतलब कलर ब्लाइंडनेस के जीन्स कैसे दिखाई देते हैं, कैपिटल एक्स स्मॉल सी। सो इट इज कॉज्ड ड्यू टू कलर ब्लाइंडनेस जीन विच प्रिवेंट्स फॉर्मेशन ऑफ कलर सेंसिटिव सेल्स। क्या होता है, ये जो जीन्स होते हैं ये हमारे कलर सेंसिटिव सेल्स को बनने नहीं देते हैं। मतलब कलर सेंसिटिव सेल्स कौन से हैं, आप कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में पढ़ोगे कि आईज के सेंसरी रिसेप्टर्स में 2 टाइप के सेल्स होते हैं, रॉड्स और कोन्स। कौन से 2 सेंसिटिव सेल्स होते हैं, रॉड्स और कोन्स। ये 2 कलर्स लाइट एब्जॉर्ब करते हैं और कलर रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन अगर आपकी बॉडी में जेनेटिकली कलर ब्लाइंडनेस वाले जीन आए हैं, मतलब XC वाले जीन आपकी बॉडी में हैं, तो कोन्स प्रोड्यूस नहीं होंगे तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्रॉपर्ली नहीं होगी, जिसके वजह से रेड और ग्रीन कलर के बीच में आपको डिस्टिंग्विश करने में बहुत डिफिकल्टी होगी।
So it is caused due to recessive X-linked genes which prevents formation of color sensitive cells, that is the cones in the retina of the eye. मतलब हमारी आंखों के जो दो सेल्स हैं सेंसरी रिसेप्टर्स के, कोन्स और रॉड्स, ये दो सेल्स नहीं बन पाते हैं. ओके, मतलब स्पेसिफिकली कोन्स जो कलर डिस्टिंक्शन में हेल्प करता है वो सेल का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ कलर X-linked रिसेसिव जीन. आगे देखो क्या बताया गया है नेक्स्ट पैराग्राफ में. द होमोजाइगस रिसेसिव फीमेल. होमोजाइगस मतलब क्या होता है? सेम क्रोमोसोम और उसके ऊपर सेम जीन. होमोजाइगस मतलब सेम, होमो मीन्स सेम. तो क्रोमोसोम्स के ऊपर जब सेम जीन्स प्रेजेंट होते हैं मतलब दोनों के दोनों रिसेसिव हैं, दोनों जीन्स कैसे हैं? रिसेसिव हैं, तो इसको हम बोलेंगे होमोजाइगस. दो क्रोमोसोम्स के ऊपर जो दो जीन्स प्रेजेंट है दोनों सेम है, रिसेसिव है. एक से एक स्मॉल होता, एक कैपिटल होता. मतलब अगर ऐसा कुछ होता, एक जीन स्मॉल होता और एक जीन कैपिटल होता, तो इसको हम होमोजाइगस नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं हेमीजाइगस. क्या बोलते हैं इसको हम? हेमीजाइगस. मतलब एक जीन रिसेसिव एक जीन कैपिटल. सो क्या बोला गया है हमको इधर पे? द होमोजाइगस रिसेसिव फीमेल. फीमेल के पास दोनों एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं और इसके ऊपर अगर दोनों रिसेसिव जीन है, कौन सी जीन्स हैं? रिसेसिव जीन्स हैं. द होमोजाइगस रिसेसिव फीमेल्स X small c एंड हेमीजाइगस रिसेसिव मेल. हेमीजाइगस का यहाँ पर क्या बोला गया है कि मेल्स के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है. मेल्स के पास कितने एक्स क्रोमोसोम होते हैं? एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है. और अगर उस एक एक्स क्रोमोसोम के ऊपर ही एक स्मॉल c है तो इसको हम बोलते हैं हेमीजाइगस. हेमी क्यों हेमी बोलते हैं? क्योंकि मेल के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है और उस एक एक्स क्रोमोसोम के ऊपर स्मॉल c है तो उसको हम बोलेंगे हेमीजाइगस. क्या बोलेंगे उसको हम? हेमीजाइगस. होमोजाइगस मतलब दोनों स्मॉल c है, हेमीजाइगस मतलब एक स्मॉल c है. ओके, सो होमोजाइगस रिसेसिव फीमेल्स एंड हेमीजाइगस रिसेसिव मेल are unable to distinguish between red and green colors and they are known as color blind people. इनको हम क्या बोलेंगे? color blind people. color blind female, color blind male. The frequency of color blind women is much less than color blind men. हमको इधर पे क्या बताया गया है कि अगर हम कलर ब्लाइंड मैन और कलर ब्लाइंड वुमेन की फ्रीक्वेंसी निकालें, मतलब अगर हम सर्वे करें कि इस एरिया में या किसी भी पर्टिकुलर एरिया में कितने कलर ब्लाइंड मैन और कितने कलर ब्लाइंड वुमेन हैं, तो आपको फ्रीक्वेंसी कैसे मिलेगी? मेल्स ज़्यादा मिलेंगे इन कंपैरिजन टू फीमेल. और इसका रीज़न मैंने लास्ट वीडियो में बताया है, तो अगर रीज़न जानना है तो पिछला वीडियो देखो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दी है. ओके, all right, so the frequency of colorblind women is much less than the colorblind men. Dominant X-linked gene X कैपिटल C. देखो कौन से वाले जीन की बात हो रही है? डोमिनेंट वाले जीन की बात हो रही है. डोमिनेंट मतलब कैपिटल C. Dominant X-linked gene is necessary for the formation of color sensitive cells in the retina of the eye. कैपिटल C क्या करता है? हेल्दी जीन है. हेल्दी जीन मतलब क्या करेगा? ये हमारी बॉडी को हेल्प करेगा. किस चीज़ में हेल्प करेगा? आँखों को कलर सेंसिटिव सेल्स बनाने में हेल्प करेगा. क्या हेल्प करेगा? ये हमारे जो रेटिना है वो रेटिना हेल्दी सेल्स बनाए, मतलब कोन सेल्स बनाए, जिसके वजह से लाइट प्रॉपरली एब्जॉर्ब हो सके और हमारी आईज कलर को डिटेक्ट कर सके, डिस्टिंग्विश कर सके. इसलिए ये ज़रूरी है कि आपके बॉडी में ये कैपिटल C होना चाहिए. सो द डोमिनेंट X-linked जीन इज नेसेसरी. नेसेसरी मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन नॉट अवॉइड इट, फॉर फॉर्मेशन ऑफ कलर सेंसिटिव सेल्स इन द रेटिना ऑफ द आई. Thus, genotypes of male and female individuals can be represented as follows. तो अगर आपको देखना है कि नॉर्मल मेल का जीनोटाइप क्या होता है, मतलब उसके जीन्स कैसे होते हैं, और फीमेल का जीनोटाइप क्या होता है, तो देखो आपको यहाँ पर बताया गया है. पहले मेल्स का देखते हैं. मेल्स के अंदर नॉर्मल जीन्स कैसे होंगे? मेल के पास एक एक्स क्रोमोसोम होता है, एक वाई क्रोमोसोम होता है. अगर वो नॉर्मल है तो उसके पास कैपिटल C होगा. तो देखो नॉर्मल मेल का जीन क्या बताया गया है हमको? एक्स के ऊपर कैपिटल C है, मतलब नॉर्मल मेल है. ओके, और वाई के ऊपर कुछ नहीं है क्योंकि ये एक्स लिंक्ड जीन है. ये सिर्फ एक्स के साथ ही रहेंगे, चाहे कैपिटल C हो चाहे स्मॉल c हो, वो एक्स के साथ ही रहेगा. देन नेक्स्ट, अगर हमारा मेल कलर ब्लाइंड है तो वाई के ऊपर कुछ नहीं होगा, लेकिन एक्स के ऊपर कैपिटल C की जगह पर कौन सा C देखने को मिलेगा? स्मॉल c, मतलब रिसेसिव जीन. और ये डिजीज ही रिसेसिव है. हमने स्टार्टिंग लाइन पढ़ी, कलर ब्लाइंडनेस इज रिसेसिव X-linked डिसऑर्डर. ओके, सो अगर एक रिसेसिव जीन है एक्स क्रोमोसोम पर मेल के, तो वो मेल कलर ब्लाइंड देखा जाएगा. और मेल्स में कैरियर नहीं होते हैं, मतलब या तो मेल कलर ब्लाइंड होते हैं या तो नॉर्मल होते हैं. उनमें कैरियर नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, मतलब वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते ये बीमारी. मतलब
उनके जेनेटिक स्ट्रक्चर में कैरियर नहीं होता है, ट्रांसफ़र वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये उनके क्या बोलते हैं कैरियर वाला जो नोटिफिकेशन है, जैसे ये ऐसा कुछ हमको मेल्स के क्रोमोसोम्स पे नहीं देखने को मिलेगा, ये सिर्फ फीमेल्स के क्रोमोसोम्स पर ही देखने को मिलेगा, क्योंकि कैरियर वो इंसान हो सकता है जिसके पास दोनों क्रोमोसोम सेम हो, लेकिन मेल्स के पास एक एक्स है एक वाई है, क्रोमोसोम अलग अलग है। और फीमेल का बॉक्स देखो, अगर नॉर्मल फीमेल है मतलब दोनों सी कैपिटल होंगे, नॉर्मल है तो दोनों सी क्या होंगे, कैपिटल होंगे, मतलब हेल्दी सेल्स होंगे, आई के अंदर, रेटिना के अंदर कोन सेल्स बनेंगे जिसकी वजह से कलर अच्छे से वो पहचान पाएगी। अगर कलर ब्लाइंड फीमेल है तो दोनों सी स्मॉल होने चाहिए, और अगर एक सी स्मॉल है एक सी कैपिटल है तो उस फीमेल को हम बोलेंगे कैरियर, मतलब उसके बच्चे कलर ब्लाइंड हो सकते हैं लेकिन वो नॉर्मल है, उसको हम बोलते हैं कैरियर। जो खुद कैरियर मतलब जो खुद बीमार नहीं होता है लेकिन जो अपने आने वाली जनरेशन को डिफेक्टिव जीन्स दे सकता है। आगे हमको क्या बताया गया है, द इनहेरिटेंस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस कैन बी स्टडीड इन द फॉलोइंग 2 टाइप्स ऑफ मैरिजेस। अब हम एक्चुअल इंटरेस्टिंग पार्ट करेंगे, मुझे जेनेटिक्स का यही एक चीज़ बहुत अच्छा लगता है कि क्रॉसिंग ओवर करने मिलता है। तो देखो अलग अलग कपल्स इमेजिन करेंगे कि 2 अलग अलग लोगों के बीच में जब शादी होती है, मतलब जब उनके बीच में सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन होता है मेल और फीमेल के बीच में, तो क्या रिजल्ट देखने को मिलता है, मैरिज बिटवीन कलर ब्लाइंड मेल विथ नॉर्मल फीमेल। देखो क्या बोल रही हूँ मैं, मैरिज बिटवीन कलर ब्लाइंड मेल एंड नॉर्मल फीमेल। कलर ब्लाइंड मेल बोला है मतलब क्या, आपकी टेक्स्ट बुक में ये क्रॉस दिया गया है लेकिन हम इसको सॉल्व करते हैं। सो पहले पॉइंट पढ़ लेते हैं, मैरिज बिटवीन कलर ब्लाइंड मेल एंड नॉर्मल फीमेल। कलर ब्लाइंड मेल मतलब एक्स के ऊपर स्मॉल सी होगा मेल के, और फीमेल नॉर्मल है, फीमेल अगर नॉर्मल है मतलब उसके दोनों एक्स के ऊपर कैपिटल सी होगा। मैरिज बिटवीन कलर ब्लाइंड मेल एंड नॉर्मल फीमेल विल प्रोड्यूस नॉर्मल विजन मेल एंड फीमेल ऑफस्प्रिंग्स इन F1। तो F1 जनरेशन इनका जो होगा वो नॉर्मल ऑफस्प्रिंग होगा, लेकिन द सन्स हैव नॉर्मल विजन बट द डॉटर विल बी कैरियर फॉर द डिजीज। तो चलो इसका क्रॉस करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। ऑलराइट, तो क्या बोला हमने कि अगर हम एक ऐसे मैरिज का एग्जाम्पल लें जहाँ पर हमने एक कलर ब्लाइंड मेल लिया है और एक नॉर्मल फीमेल, सॉरी एक कलर ब्लाइंड मेल लिया है और एक नॉर्मल फीमेल ली है। कलर ब्लाइंड मेल है मतलब उसके एक्स और वाई क्रोमोसोम्स में से वाई क्रोमोसोम के ऊपर कुछ नहीं होगा क्योंकि ये एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। एक्स क्रोमोसोम के ऊपर रिसेसिव जीन होगा कलर ब्लाइंडनेस का, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर क्या होगा, रिसेसिव जीन होगा। और नॉर्मल फीमेल है मतलब उसके दोनों एक्स क्रोमोसोम्स पर दोनों सी कैपिटल होंगे, मतलब हेल्दी जीन्स होंगे कलर ब्लाइंडनेस के। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, पहले हमने पेरेंट्स लिखे, फिर हमने उसका जीनोटाइप लिखा और जीनोटाइप के फिर हमने गैमेट्स बनाए। तो अब जब आप इसको क्रॉस करोगे, आपके टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट क्रॉस बताया है, मैंने पुनेट स्क्वायर में बताया है, आपको जैसे इजी लगे आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। मुझे ऐसा इजी लगता है इसलिए मैंने ऐसे बताया है। तो मैंने पहले मेल के यहाँ पर गैमेट्स लिखे। मेल के 2 गैमेट्स कौन से हैं, एक उसका डिफेक्टेड गैमेट एक्स क्रोमोसोम और एक उसका इररिलेवेंट क्रोमोसोम वाई, और यहाँ पर फीमेल के मैंने दोनों क्रोमोसोम्स लिखे हैं। तो जब आप इसको क्रॉस करोगे तो आपको इस तरीके से कुछ ऑफस्प्रिंग्स मिलेंगे। मतलब आपको अगर 4 जनरेशन, अगर हम 4 बच्चे की बात करें कि इन दोनों कपल्स के बीच में अगर 4 बच्चे हुए तो उनकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, मतलब अगर समझो 2 बच्चे हुए या 3 बच्चे हुए तो उनमें से कितने बच्चे कलर ब्लाइंड होंगे, कितने बच्चे नॉर्मल होंगे, कितने बच्चे कैरियर होंगे, उसकी पॉसिबिलिटी अज्यूम करने के लिए अगर हम ऐसा क्रॉस करें तो हमको क्या इधर पे कंक्लूजन दिखाई दे रहा है कि ये जो फर्स्ट और सेकंड बॉक्स है, यहाँ पर वर्टिकली ये जो फर्स्ट और सेकंड बॉक्स है, इन दोनों में देखो सिमिलैरिटी है। एक क्रोमोसोम पर रिसेसिव जीन है और एक क्रोमोसोम पर डोमिनेंट जीन है। तो ऐसे वाला जब हमको गैमेट्स देखने को मिलता है या ऐसे जीन्स जब हमको देखने को मिलते हैं जहाँ पर एक स्मॉल एक कैपिटल हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं, दोनों एक्स क्रोमोसोम है इसीलिए हम इसको फीमेल बोलेंगे। दोनों क्रोमोसोम्स एक्स है इसीलिए हम इसको फीमेल बोलेंगे। और यहाँ पर एक जीन रिसेसिव है एक जीन डोमिनेंट है इसीलिए हम इसको कैरियर बोलेंगे। तो ये जो 2 पॉसिबिलिटीज़ है, 50% चांसेस क्या है कि इन कपल को 50% चांसेस क्या है कि इनको कैरियर डॉटर्स हो सकती हैं, और अगर इनको सन हुए, अगर इनको बेटियां हुई तो वो कैरियर होंगी, और अगर बेटे हुए तो बेटों का 50% चांसेस यहाँ पर क्या बताया गया है कि बेटे नॉर्मल होंगे। क्योंकि अगर मेल का जीन डिफेक्टेड है, अगर मेल का जीन डिफेक्टेड है लेकिन फीमेल का तो हेल्दी जीन है, तो चांसेस क्या है यहाँ पर कि मेल का जो डिफेक्टेड जीन है वो फीमेल के साथ अगर आता भी है तो फीमेल उसको डोमिनेंट कर देगी, और अगर उसका वाई जीन आता है फीमेल के हेल्दी जीन के साथ तो मेल नॉर्मल होगा।
तो किसी भी सिचुएशन में अगर मेल कलर ब्लाइंड है और अगर इन कपल के बीच में बच्चे हुए और अगर लड़के हुए तो लड़के कलर ब्लाइंड नहीं होंगे, लड़के एकदम नॉर्मल होंगे, लेकिन जो डॉटर्स होंगी हो सकता है कि उन डॉटर्स में से कोई डॉटर कलर कैरियर हो। क्या हो वो डॉटर कैरियर हो। सो इनके अगर डॉटर्स हुई तो कैरियर डॉटर्स होने के चांसेस हैं, और अगर सन हुए तो सन इनके नॉर्मल होंगे। तो ये था फर्स्ट एग्जांपल, मैरिज बिटवीन अ कपल वेयर टू पीपल आर इन्वॉल्व्ड, वन इज कलर ब्लाइंड मेल एंड द अदर वन इज नॉर्मल फीमेल। सो दिस वाज अबाउट द फर्स्ट एग्जाम्पल। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू सेकेंड एग्जाम्पल। अब देखो सेकेंड एग्जाम्पल में आपको क्या बताया गया है। तो अब देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल हमने क्या देखा, एक कलर ब्लाइंड मेल और एक नॉर्मल फीमेल के बीच में। अब हमारा सेकेंड एग्जाम्पल जो है ये एक कैरियर डॉटर और एक नॉर्मल मेल के बारे में बताया गया है। पहले इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि मैरिजेस किसके बीच में हुई हैं। सो मैरिज बिटवीन कैरियर फीमेल, फीमेल कैरियर है मतलब फीमेल के 2 एक्स क्रोमोसोम्स होंगे, उसमें से एक एक्स क्रोमोसोम पर कैपिटल सी, एक एक्स क्रोमोसोम पर स्मॉल सी। सो मैरिज बिटवीन कैरियर फीमेल एंड नॉर्मल मेल, मेल कैसा होगा, नॉर्मल होगा, मतलब मेल के एक्स क्रोमोसोम पर कैपिटल सी होगा और वाई पर कुछ नहीं होगा। सो मैरिज बिटवीन कैरियर फीमेल एंड नॉर्मल मेल विल प्रोड्यूस फीमेल ऑफस्प्रिंग्स विथ नॉर्मल विजन, बट हाफ ऑफ देम विल बी कैरियर्स फॉर द डिजीज। तो अगर ऐसे कपल के बीच में शादी होती है जहाँ पर फीमेल कैरियर है और मेल नॉर्मल है, तो इनकी अगर बेटियाँ पैदा होती हैं तो उनकी बेटियाँ अगर समझो इनकी जितनी भी अगर डॉटर्स होंगी तो उन डॉटर्स में से इनकी हाफ डॉटर्स कैरियर होंगी और हाफ डॉटर्स नॉर्मल होंगी। ओके और आगे क्या बताया गया है, अगर इनको बेटे होते हैं हाफ ऑफ द मेल ऑफस्प्रिंग्स विल बी नॉर्मल वाइल रिमेनिंग हाफ विल बी कलर ब्लाइंड। और अगर बेटे पैदा होंगे तो जितने भी बेटे पैदा होंगे उनमें से हाफ सन विल बी नॉर्मल एंड हाफ सन विल बी कलर ब्लाइंड, क्योंकि मेल्स कभी कैरियर नहीं हो सकते हैं कलर ब्लाइंडनेस के। कैरियर होने के लिए 2 एक्स क्रोमोसोम चाहिए, लेकिन मेल के पास एक ही क्रोमोसोम होता है, तो या तो मेल कलर ब्लाइंड होगा या तो नॉर्मल होगा। तो अब देखिए क्रॉस ओवर करके हमको बताया गया है। अब एक चीज़ मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जब आप पुनेट स्क्वायर बताएंगे आपको प्रीवियस वाले क्रॉस में भी ये याद रखना है, अगर आप ये सिंबल बना रहे हैं, मेल और फीमेल का सिंबल बता रहे हैं, तो जहाँ पर आप मेल का सिंबल बना रहे हैं वहाँ पर आप मेल के गैमेट्स से लिखेंगे, और जहाँ पर आप फीमेल का सिंबल बना रहे हैं तो वहाँ पर आप फीमेल का ही गैमेट्स लिखेंगे। अगर ये याद रखने में कंफ्यूजन होता है या जल्दी जल्दी में आपको ऐसा लगता है कि आप ये गलती कर सकते हैं, तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप जैसे टेक्स्ट बुक में दिया गया है डायरेक्ट क्रॉस वैसा करो, या तो फिर ये सिंबल लिखो ही मत, ये मेल और फीमेल बताओ ही मत, डायरेक्ट पुनेट स्क्वायर बनाओ, ये बॉक्स खाली छोड़ो और गैमेट्स लिख के क्रॉस कर दो। ओके गलत लिखने से अच्छा है कि यहाँ पर कुछ मत लिखो, मार्क्स शायद कटें शायद ना कटें। ओके लेकिन गलत लिखोगे तो डेफिनेटली मार्क्स कटेंगे। यहाँ पर मैंने मेल का साइन बनाया लेकिन फीमेल के गैमेट्स लिख दिए, यहाँ फीमेल का साइन बनाया लेकिन मेल के गैमेट्स लिख दिए, तो टोटल 0 मार्क्स मिलेगा। तो ये याद रखो, और अगर कंफ्यूजिंग लगता है तो डायरेक्ट क्रॉस करो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर देखो किन के बीच में हमको क्रॉस बताया गया है, किन के बीच में मैरिज हो रही है। एक कैरियर डॉटर है, कैरियर डॉटर है मतलब 2 एक्स क्रोमोसोम है उस डॉटर के पास, जिसमें से एक क्रोमोसोम के ऊपर कैपिटल सी है, एक क्रोमोसोम के ऊपर स्मॉल सी है, और एक नॉर्मल मेल है मतलब मेल का जो एक्स क्रोमोसोम है उसके ऊपर कैपिटल सी है। जब ऐसे 2 पेरेंट्स क्रॉस ओवर करते हैं, ये उनके गैमेट्स हैं, तो क्या हमको रिजल्ट देखने को मिलता है, हमको 4 अलग अलग टाइप का रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अगर उनकी बेटियां हुई, अगर इस कपल की डॉटर्स हुई, तो वो डॉटर्स के 2 अलग अलग कंडीशन है, या तो वो डॉटर्स नॉर्मल होंगी या तो वो डॉटर्स कैरियर होंगी, लेकिन कलर ब्लाइंड डॉटर्स नहीं पैदा होंगे। और अगर इनके बेटे हुए तो बेटों के लिए भी 2 अलग अलग प्रोबेबिलिटी है, अगर वो या तो वो बेटा नॉर्मल होगा या तो वो बेटा कलर ब्लाइंड होगा, मेल्स में कैरियर का चांस ही नहीं आता है। तो ये इनकी पॉसिबिलिटी है कि जितनी भी बेटियां होंगी उसमें से आधी बेटियां कलर ब्लाइंड, आधी बेटियां कैरियर होंगी और आधी बेटियां नॉर्मल होंगी, और जितने भी सन्स पैदा होंगे उनमें से आधे सन नॉर्मल होंगे और आधे सन कलर ब्लाइंड होंगे। सो दीज आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ द मैरिज बिटवीन दीज 2 couples and their offsprings। ओके सो ये सेकेंड एग्जाम्पल समझ में आया। ऑल राइट अब आगे देखो आपको लास्ट पैराग्राफ क्या बताया गया है कलर ब्लाइंडनेस का। From above example, it is clear that the X-linked recessive gene for color blindness is inherited from colorblind father to his grandson through his daughter। मतलब क्या बताया गया है हमको इधर पे कि it is clear that the X-linked recessive gene for कलर ब्लाइंडनेस, देखो हमने फर्स्ट क्रॉस जो किया, फर्स्ट क्रॉस में हमको क्या रिजल्ट मिला था, 50% कैरियर डॉटर्स थी और 50% नॉर्मल सन थे। क्या बोला हमने
कैरियर डॉटर्स कितनी थी 50% और नॉर्मल सन कितने थे 50%। अगर ऐसे किसी कपल के बीच में मैं शादी कराऊं, मतलब समझो इनकी आपस में अगर हम मैरिज कराएं, कैरियर डॉटर्स और नॉर्मल सन के बीच में ही अगर हम शादी कराएं, ऐसा ही कुछ है ना इस क्रॉस में, कैरियर डॉटर और नॉर्मल सन के बीच में अगर हम शादी कराएं तो हमको क्या देखने को मिल रहा है कि जो कलर ब्लाइंडनेस वाला जीन है, वो कलर ब्लाइंडनेस वाला जीन कहाँ से आ रहा है? फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल इट इज क्लियर दैट द एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस इज इनहेरिटेड फ्रॉम कलर ब्लाइंड फादर। ये कलर ब्लाइंडनेस वाला जीन कहाँ से आ रहा है? कलर ब्लाइंड फादर से आ रहा है, क्योंकि फर्स्ट वाले क्रॉस में जो फर्स्ट एग्जाम्पल था वहाँ पर जो कपल थे वो कपल कैसे थे? वहाँ पर मेल कलर ब्लाइंड था। देखो ये जो दो हमको पॉसिबिलिटी मिली थी, ये पॉसिबिलिटी हमको कहाँ से मिली थी? मेल वॉज कलर ब्लाइंड एंड फीमेल वॉज नॉर्मल। मेल क्या था? कलर ब्लाइंड था और फीमेल क्या थी? नॉर्मल थी। तो इनका रिजल्ट ये मिला और जब हमने इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर कराया तो हमको ये रिजल्ट देखने को मिला। यहाँ पर फीमेल नॉर्मल थी, मेल कलर ब्लाइंड था। तो कहीं ना कहीं ये जो एक्स का स्मॉल वाला जीन है ये कहाँ से आ रहा है? ये मेल से आ रहा है, फादर से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? फादर से। मतलब इन दोनों कपल्स के बीच में जब शादी हुई तो हमको ऐसा रिजल्ट देखने को मिला, और फिर इनमें से हमने दो कपल्स के बीच में जब शादी कराई तो हमको कुछ ऐसा रिजल्ट देखने को मिला। तो इसका मतलब कलर ब्लाइंडनेस का जीन आया कहाँ से? ग्रैंडफादर से आया। समझो अगर मेरे नाना कलर ब्लाइंड थे या मेरे दादाजी अगर कलर ब्लाइंड थे तो दादाजी से वो जीन आता उनके बच्चों में, और उनके बच्चों के बीच में अगर शादी करवाते या उनके बच्चों के बीच में अगर फर्टिलाइजेशन होता, या समझो किसी और के बच्चे के बीच में जो ऐसा कुछ क्रॉसिंग ओवर दे रहा है, तो हमको रिजल्ट कुछ इस तरीके से देखने को मिलता। मतलब कलर ब्लाइंडनेस वाला जीन कहाँ से आता है? ग्रैंडफादर से। सो फ्रॉम अबव एग्जाम्पल इट इज क्लियर दैट द एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस इज इनहेरिटेड फ्रॉम द ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर वॉज कलर ब्लाइंड, तो सन कलर ब्लाइंड हुआ, सन कलर ब्लाइंड हुआ, या ग्रैंडफादर वाज कलर ब्लाइंड जिसके वजह से डॉटर कैरियर हुई, उसके वजह से कलर ब्लाइंड मेल्स पैदा हुए। सो द रिसेसिव जीन इज इनहेरिटेड फ्रॉम कलर ब्लाइंड फादर टू हिज ग्रैंडसन थ्रू हिज डॉटर। मतलब पोते के अंदर कलर ब्लाइंडनेस कहाँ से देखने को मिली? ग्रैंडफादर से। इसीलिए हमने क्या बोला था कि ये कभी कभी जनरेशन स्किप करते हैं। क्या करते हैं? जनरेशन स्किप करते हैं या क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस बोलते हैं। सो दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड एज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। देखो कलर ब्लाइंडनेस का कंफर्मेशन सिर्फ मेल्स से ही पता चल सकता है। मतलब अगर मेल्स के क्रोमोसोम पर एक भी कलर ब्लाइंड जीन है तो मेल कलर ब्लाइंड होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो फादर वॉज कलर ब्लाइंड, मतलब ग्रैंडफादर वॉज कलर ब्लाइंड, फिर जो सन हुए वो नॉर्मल हुए, लेकिन जो पोता हुआ वो कलर ब्लाइंड हुआ। तो पोते को कलर ब्लाइंडनेस का जीन कहाँ से आया? ग्रैंडफादर से आया। सो इसको हम बोलते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। मतलब फादर से सन इन लॉ, सन पे, मतलब ग्रैंडफादर से ग्रैंडसन पे। ओके, बीच में जो जनरेशन है वो जनरेशन में कोई कलर ब्लाइंड नहीं था, डायरेक्ट ग्रैंडफादर से ग्रैंडसन में हमको ये जीन्स देखने को मिल रहे हैं। सो ऐसी टाइप के इनहेरिटेंस को हम बोलते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ऐसी टाइप के इनहेरिटेंस को हम क्या बोलते हैं? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। तो आई होप आपको ये कलर ब्लाइंडनेस वाले क्रॉसिंग अच्छे से समझ में आई होगी। 2 बार टेक्स्ट बुक का क्रॉसिंग ओवर देखो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई डाउट नहीं बचेगा। डाउट हो तो हम हैं ही आपका डाउट सॉल्व करने के लिए। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। राइट, तो जिस तरीके से हमने कलर ब्लाइंडनेस के बारे में पढ़ा जो कि एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट का एग्जाम्पल है, उसी तरीके से हम सेकेंड एक ट्रेट देखेंगे, दैट इज हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में क्या हो जाता है कि ब्लड क्लॉटिंग बहुत स्लो हो जाती है। हीमोफीलिया मीन्स योर आरबीसीज दे फेल टू फॉर्म कोएगुलेशन, या फिर वो क्लॉटिंग नहीं कर पाते हैं। क्यों ऐसा होता है? चलो थ्योरी पढ़ते हैं तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। हीमोफीलिया को हम बोलते हैं ब्लीडर्स डिजीज। ब्लीडिंग मतलब क्या होता है? खून बहना। तो इसको ब्लीडर्स डिजीज क्यों बोलते हैं? लेट्स सी। हीमोफीलिया इज एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, रिसेसिव डिसऑर्डर in which blood fails to clot or coagulates very slowly। सबसे पहले तो इसमें अंडरलाइन करो कि हीमोफीलिया एक कैसा डिसऑर्डर है? इट इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। एक्स लिंक्ड मतलब कि इसके जीन्स, हीमोफीलिया के जीन्स एक्स क्रोमोसोम्स पर ही प्रेजेंट होंगे। और रिसेसिव डिसऑर्डर मतलब जैसे कलर ब्लाइंडनेस में दोनों जीन्स रिसेसिव होंगी तभी वो बीमारी देखने को मिलेगी, उसी तरीके से हीमोफीलिया में भी दोनों जीन्स जब रिसेसिव होंगे तभी इंसान के अंदर, मतलब फीमेल्स के अंदर ये बीमारी होगी। और मेल्स के ऊपर अगर एक जीन भी रिसेसिव होगा तो वो ब्लीडर्स डिजीज से सफ़र करेगा। सो इट इज़ एन एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर
एंड इसमें होता क्या है, जैसे कलर ब्लाइंडनेस में रेड और ग्रीन कलर के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं मेल्स या फीमेल्स, उसी तरीके से ब्लीडर्स डिजीज में ब्लड कोएगुलेशन नहीं होता है। समझो आपको चोट लग गई, कभी कभी कट जाता है हाथ भाजी काटते वक्त या पेपर कट हो जाता है, तो जब ब्लीडिंग होती है, जब खून बहता है, तो आपने देखा होगा कि अक्सर, ज़्यादातर, मोस्ट ऑफ द टाइम वो ब्लीडिंग अपने आप रुक जाती है। हमारी ब्लीडिंग के ऊपर एक ऑटोमेटिकली सेल्स की लेयर आ जाती है, एक ट्रांसपेरेंट परत जम जाती है, जिसके वजह से खून बहना स्लो हो जाता है और धीरे धीरे करके रुक जाता है। वहाँ पर एक पपड़ी जम जाती है, एक लेयर आ जाती है। लेकिन जिन लोगों के पास हीमोफीलिया के रिसेसिव जीन्स होते हैं, मतलब जो लोग ब्लीडर्स डिजीज से सफ़र करते हैं, उनका खून रुकता नहीं है, मतलब उनका खून कंटिन्यू घंटों तक बहते रहता है। तो इसीलिए उस इंसान को बोलते हैं कि इसके पास हीमोफीलिया के रिसेसिव जीन्स हैं एंड ही इज सफरिंग और शी इज सफरिंग फ्रॉम ब्लीडर्स डिजीज। सो हीमोफीलिया इज एक्स-लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर इन विच ब्लड फेल्स टू क्लॉट और कोएगुलेट्स वेरी स्लोली। क्लॉटिंग मतलब खून रुकना, तो बहुत धीरे धीरे, मतलब कंटिन्यू खून बहते रहता है। द जीन्स फॉर नॉर्मल क्लॉटिंग आर डोमिनेंट ओवर द रिसेसिव जीन्स फॉर हीमोफीलिया। मतलब अगर इमेजिन करो हीमोफीलिया को हम एच से अगर रिप्रेजेंट करें, तो जैसे हम कलर ब्लाइंडनेस में देख रहे थे कि स्मॉल जीन होगा तो कलर ब्लाइंड होगा, कैपिटल जीन होगा तो हेल्दी जीन्स होंगे, उसी तरीके से अगर ये फीमेल का क्रोमोजोम है, यहाँ पर अगर एक स्मॉल एच है और एक कैपिटल एच है, तो कैपिटल एच अगर है मतलब ब्लड हेल्दी है, आसानी से क्लॉट हो जाएगा, ज़्यादा देर तक खून नहीं बहेगा चोट लगने पर। लेकिन अगर स्मॉल एच रहा क्रोमोसोम के ऊपर, तो इसका मतलब वो फीमेल के अंदर ब्लीडर्स डिजीज़ है, मतलब अगर उसको कभी गलती से चोट लग गई तो उसका खून कंटिन्यू बहते रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये कैपिटल एच जो है ये क्या करता है जिसके वजह से ब्लीडिंग नहीं होती है? ये कैपिटल एच जो है ये क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रोड्यूस करता है। हमने रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन वाले चैप्टर में ये पढ़ा है कि जो प्लेटलेट्स होते हैं, जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है, वो हमारे ब्लीडिंग को रोकने में हेल्प करता है। कुछ ऐसे फाइबर्स प्रोड्यूस होते हैं हमारी बॉडी में फाइब्रिनोजेन प्रोटीन के मदद से, जिसके वजह से क्लॉटिंग रुक जाती है। क्लॉटिंग फाइबर्स ऊपर अकोमोडेट हो जाते हैं, अक्यूमुलेट हो जाते हैं। अगर अब तक आपने रेस्पिरेशन वाला चैप्टर नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारी प्लेलिस्ट, हमारे ज्ञान लैब चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, वहाँ पर आपको हर एक चैप्टर की प्लेलिस्ट दिखाई देगी। तो प्लीज़ रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन वाला चैप्टर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स का वेटेज है उसका। सो क्या बताया गया है हमको यहाँ पर कि ये जो डोमिनेंट जीन है हीमोफीलिया का, ये रिसेसिव जीन के ऊपर सप्रेस कर देता है, मतलब रिसेसिव जीन को खत्म कर देता है या उसकी एक्टिविटी को स्टॉप कर देता है। सो द जीन्स फॉर नॉर्मल क्लॉटिंग आर डोमिनेंट ओवर द रिसेसिव जीन्स फॉर हीमोफीलिया। द पर्सन हैविंग रिसेसिव जीन फॉर हीमोफीलिया इज डेफिशिएंट इन क्लॉटिंग फैक्टर्स। मतलब अगर किसी पर्सन के पास हीमोफीलिया के दोनों रिसेसिव जीन्स हैं, तो इस फीमेल में, या अगर मेल की मैं बात करूं, अगर मेल के पास एक भी रिसेसिव जीन है हीमोफीलिया का, तो इन दोनों ही कंडीशंस में ये दोनों पर्सन, इनका ब्लीडिंग रुकेगा नहीं। मतलब इनके बॉडी में जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होने चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होती हैं जो आपके खून को पकड़ के रखती है, बहने नहीं देती है, मतलब बॉडी के बाहर ज़्यादा ब्लीड नहीं होने देती है। तो वो कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स कब बनते हैं? जब आपके पास कैपिटल एच होता है, हीमोफीलिया का डोमिनेंट जीन होता है। अगर आपके पास हीमोफीलिया का रिसेसिव जीन है, फीमेल या मेल्स में दोनों जीन्स रिसेसिव है, तो फिर उस टाइम पे क्या होगा? मतलब फीमेल्स में अगर दोनों जीन्स रिसेसिव है और अगर मेल में एक भी जीन रिसेसिव है, तो इसका मतलब आपको ब्लीडर्स डिजीज हो जाएगी, और अगर आपको कभी गलती से चोट लगी तो आपका खून जल्दी नहीं रुकेगा। बेसिकली जब छोटी सी चोट लगती है तो 20 से 15 सेकंड, 20 से 25 सेकंड में ब्लीडिंग रुक जाती है। लेकिन अगर चोट गहरी होगी तो खून ज़्यादा बहेगा, और अगर आप ब्लीडर्स डिजीज से सफ़र कर रहे हो, मतलब अगर आपके पास हीमोफीलिया का जीन है, तो फिर आपको नॉर्मल टाइम से बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा ब्लीडिंग रोकने में, क्योंकि आपके पास जो इंपॉर्टेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स होने चाहिए वो क्लॉटिंग फैक्टर ही नहीं है। क्यों नहीं है क्लॉटिंग फैक्टर? क्योंकि आपके पास हीमोफीलिया का डोमिनेंट जीन नहीं है जो उन फैक्टर्स को बनाता है। So the person having recessive gene for hemophilia is deficient. Deficient means ना होना, absence of genes, absence in clotting factors, that is factor number 8 to factor number 9, factor 8 और factor 9 in blood. इवन माइनर इंजरीज, छोटी सी चोट की वजह से भी इट कैन कॉज कंटिन्यूअस ब्लीडिंग, कंटिन्यू लगातार खून बह सकता है। हेंस हीमोफीलिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लीडर्स डिजीज। और इसी वजह से जो ब्लीडर्स डिजीज वाले पर्सन होते हैं, उनका छोटा मोटा भी अगर एक्सीडेंट हुआ तो उनकी डेथ की सिचुएशन आ जाती है। नेक्स्ट पैराग्राफ, द रिसेसिव जीन फॉर हीमोफीलिया इज लोकेटेड, कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? एक्स लिंक्ड जीन्स। जैसे मैं ये वर्ड बोल लूँ लिंक्ड, तब समझ जाने का कि ये जीन नॉन होमोलोगस रीजन में प्रेजेंट है। सो द रिसेसिव जीन फॉर हीमोफीलिया इज लोकेटेड ऑन नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम एज देयर इज नो करस्पॉन्डिंग अलील ऑन वाई क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन है, इसका
करस्पॉन्डिंग जीन वाई क्रोमोसोम पे नहीं है, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर अलग है, वाई क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर अलग है. सो एज देर इज नो करस्पॉन्डिंग अलील ऑफ हीमोफीलिया जीन ऑन वाई क्रोमोसोम टू सप्रेस इट्स एक्सप्रेशन, सो मेन सफ़र फ्रॉम दिस डिजीज. और इस वजह से ब्लीडर्स डिजीज ज़्यादातर किन में देखी जाती है? जैसे कलर ब्लाइंडनेस ज़्यादातर मेल्स में देखी जाती है, उसी तरीके से हीमोफीलिया डिजीज भी ज़्यादातर मेल्स में देखी जाती है. पुअर मैन, अब आप सोचोगे बेचारे कि सब कुछ हमको ही क्यों होता है. सो वी कांट हेल्प इट बिकॉज यू हैव 2 डिफरेंट क्रोमोसोम्स. ओके, सो मेल सफ़र विद ब्लीडर्स डिजीज एंड फीमेल्स में कब होगा ब्लीडर्स डिजीज? जब उनके पास दोनों रिसेसिव जीन होगा. अगर ऐसा सिचुएशन है तो वो कैरियर बन जाएंगी और वो ब्लीडर्स डिजीज से सफ़र नहीं करेंगी, क्योंकि उनके पास एक हेल्दी जीन है जो क्लॉटिंग फैक्टर 8 बनाएगा, जिसके वजह से उनकी बॉडी में ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होगी. द जीनोटाइप ऑफ मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज. जैसे कलर ब्लाइंडनेस का टेबल देखा था, वैसे हीमोफीलिया का भी टेबल देख लो. एक मेल का पहले देखते हैं. अगर मेल नॉर्मल है तो उसका जीनोटाइप क्या होगा? एक्स के ऊपर कैपिटल एच होगा, मतलब डोमिनेंट जीन होगा, जिसके वजह से क्लॉटिंग फैक्टर बनेगा और जिसके वजह से खून कंटिन्यू नहीं ब्लीड होगा. अगर मेल हीमोफिलिक है तो एक्स के ऊपर क्या होगा? स्मॉल एच होगा, जिसके वजह से उसके अंदर कंटिन्यूस ब्लीडिंग होती रहेगी. और मेल्स में कैरियर नहीं होते हैं, क्योंकि कैरियर होने के लिए आपके पास दोनों क्रोमोसोम सेम टाइप के होने चाहिए, लेकिन मेल्स में एक एक्स है और एक वाई क्रोमोसोम है. फीमेल्स का देख लो. अगर फीमेल नॉर्मल है मतलब उसके पास दोनों जीन्स कैपिटल एच होने चाहिए. अगर फीमेल हीमोफिलिक है तो दोनों जीन्स स्मॉल एच होने चाहिए. और अगर फीमेल कैरियर है तो उसका एक जीन स्मॉल होना चाहिए और एक जीन कैपिटल एच होना चाहिए, तो हम उसको कैरियर बोलेंगे. मतलब उसके पास हीमोफीलिया वाला जीन है लेकिन वो खुद हेल्दी है, पर उसके होने वाले बच्चे डिफेक्टेड हो सकते हैं. अब आगे देखो, आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है. जैसे कलर ब्लाइंडनेस में हमने देखा था अबाउट क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, जैसे कलर ब्लाइंडनेस में हमने क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस के बारे में देखा था, वैसे ही हीमोफीलिया में भी हमको क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस देखने को मिलेगा. लाइक कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया ऑल्सो शोज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस. क्रिस क्रॉस मतलब अगर एक जनरेशन को है तो उसकी नेक्स्ट जनरेशन को नहीं होगा, उसके नेक्स्ट जनरेशन में होगा, और वो भी सिर्फ मेल टू मेल. मतलब ग्रैंडफादर को था तो डॉटर को नहीं होगा, डॉटर कैरियर बनेगी और उस कैरियर डॉटर से फिर सन में जाएगा, मतलब ग्रैंड सन में जाएगा. सो लाइक कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया ऑल्सो शोज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस. द इनहेरिटेंस ऑफ हीमोफीलिया कैन बी स्टडीड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एग्जाम्पल्स. तो आपको देखो पहला एग्जाम्पल क्या बताया जा रहा है. अब ये क्रॉस आप खुद से करो, आपको मैं यहाँ डिस्प्ले कर रही हूँ, या आपको खुद से बिना देखे करने की कोशिश करना है. तो पहला एग्जाम्पल हमको क्या बताया गया है? मैरिज बिटवीन द हीमोफिलिक मेल एंड नॉर्मल फीमेल. हमने एक हीमोफिलिक मेल लिया, मतलब जिसके पास एक्स है, स्मॉल एच और वाई है, और एक नॉर्मल फीमेल ली, मतलब जिसके पास दोनों भी एच कैपिटल है. जब आप इसको क्रॉस करोगे, इनके जीनोटाइप लिखोगे, गैमेट्स लिखोगे, और फिर जब आप इनको क्रॉस करोगे तो आपको F1 जनरेशन में क्या देखने को मिलेगा कि इनकी अगर डॉटर्स हुई तो डॉटर्स कैसी होंगी? कैरियर होंगी. डॉटर्स कैसी होंगी? कैरियर होंगी. और अगर इनके सन पैदा हुए, बेटे पैदा हुए, तो बेटे कैसे होंगे? नॉर्मल सन होंगे. मतलब देखो, एक हीमोफिलिक मेल मतलब एक डिफेक्टेड मेल और एक नॉर्मल फीमेल के बीच में जब शादी होती है तो बच्चे नॉर्मल पैदा होते हैं, लड़के नॉर्मल पैदा होते हैं, लेकिन लड़कियां कैरियर होती हैं. और जब ये डॉटर्स और सन के बीच में आप क्रॉसिंग ओवर कराओगे, मतलब इन डॉटर्स में से एक डॉटर और सन में से एक सन के बीच में जब आप क्रॉसिंग ओवर कराओगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? सेकेंड एग्जाम्पल, मैरिज बिटवीन कैरियर फीमेल, मतलब हमको फर्स्ट एग्जाम्पल में से जो कैरियर डॉटर्स मिली उसमें से एक कैरियर फीमेल ले लो, और जो नॉर्मल सन मिले उसमें से एक नॉर्मल सन ले लो. सो मैरिज बिटवीन कैरियर फीमेल एंड नॉर्मल मेल, क्या देखने को मिलेगा आपको? देखो इनके गैमेट्स देखो और फिर इनका क्रॉसिंग ओवर देखो, तो इनके F1 जनरेशन में आपको क्या देखने को मिलेगा कि इनको अगर बेटियां हुई तो 2 चांसेस हैं, या तो वो बेटियां नॉर्मल होंगी, नॉर्मल फीमेल, या तो फिर वो कैरियर फीमेल होंगी. और अगर इनके बेटे हुए तो उसके भी 2 पॉसिबिलिटीज़ है, या तो बेटा नॉर्मल होगा या तो बेटा हीमोफिलिक होगा. आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ कलर ब्लाइंड लिखा है, प्लीज़ कलर ब्लाइंड का करेक्शन करके लास्ट वाला जो मेल है उसको हीमोफिलिक लिखो. वहाँ कलर ब्लाइंड नहीं आएगा, वहाँ हीमोफिलिक आएगा, क्योंकि हम हीमोफीलिया का एग्जाम्पल देख रहे हैं. ओके, तो जब आप एक कैरियर फीमेल और एक नॉर्मल मेल के बीच में क्रॉसिंग ओवर कराते हो तो चांसेस क्या होते हैं कि बेटियां नॉर्मल होंगी, लेकिन बेटों में से आधे बेटे आधे बच्चे नॉर्मल होंगे और आधे बेटे हीमोफिलिक होंगे. सो इसका मतलब कि ये जो हीमोफीलिया वाला जीन है ये कहाँ से आया? ग्रैंडफादर से आया, ग्रैंडसन में, बीच की जनरेशन में नहीं देखने को मिला. सो ग्रैंडफादर से डॉटर में आया, क्योंकि मतलब जो फर्स्ट एग्जांपल देखा हमने वहाँ पर मेल हीमोफिलिक था,
हीमोफिलिक मेल के वजह से डॉटर कैरियर हो गई, मतलब ये नानी के साइड से आता है। तो अगर नाना ये हीमोफिलिक थे तो उनकी बेटी कैरियर बनेगी, और अगर इस बेटी की शादी एक नॉर्मल मेल के साथ होती है तो जो उनका बेटा होगा वो बेटा हीमोफिलिक होगा, और जो डॉटर होगी वो डॉटर या तो नॉर्मल होगी या तो फिर कैरियर होगी। तो इस तरीके से इसको हम बोलते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, जो मैटरनल साइड से होता है। मतलब ग्रैंडफादर से डॉटर में सिर्फ जीन जाता है और वो जीन एक्चुअली डिफेक्ट करता है डॉटर के बेटे को, तो ग्रैंडफादर से ग्रैंडसन, दैट इज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आपकी टेक्स्ट बुक में और एक बॉक्स दिया गया है डू यू नो का। इस डू यू नो के बॉक्स में क्या डिस्कस किया गया है? हीमोफीलिया इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज द रॉयल डिजीज। इसको हम रॉयल डिजीज क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट अफेक्टेड द रॉयल फैमिलीज ऑफ इंग्लैंड, जर्मनी, रशिया एंड स्पेन इन द 19th एंड 20th सेंचुरीज। ये डिजीजेस बहुत सारे बड़े बड़े रॉयल फैमिलीज में, किंगडम्स में देखी गई है और इस वजह से हमने इसका नाम रख दिया रॉयल डिजीज। Queen Victoria of England, who ruled from 1837 to 1901, was believed to have been the carrier of hemophilia। ऐसा माना जाता है कि क्वीन विक्टोरिया जिन्होंने इंग्लैंड के ऊपर राज किया 1837 से लेकर 1901, शी वॉज अ कैरियर ऑफ हीमोफीलिया, मतलब उनके पास एक स्मॉल जीन था हीमोफीलिया का। शी पास्ड द ट्रेट ऑन टू हर 3 of 9 चिल्ड्रन, और उनके जो 9 बच्चे थे उन 9 बच्चों में से 3 बच्चों को ये जीन आगे पास ऑन हुआ। तो ऐसा माना जाता है कि क्वीन विक्टोरिया से ये जीन इंग्लैंड में मतलब आगे की जनरेशन में पास ऑन हुआ है, और इसीलिए इस डिजीज़ को हम रॉयल डिजीज़ भी बोलते हैं। ये आपके CET या नीट के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इट्स अ जनरल नॉलेज क्वेश्चन, सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इसको भी पढ़ लें। समझ में आया? ऑल राइट, तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आई रिक्वेस्ट प्लीज़ इस वीडियो को 2 बार देखो, और आज का वीडियो देखने से पहले आपको प्रीवियस वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप आज का वीडियो डायरेक्ट देखोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, सब सर के ऊपर से बाउंसर जाएगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रीवियस सेशन ज़रूर देखें और फिर इस वीडियो को देखें, अच्छे से पढ़ें और सारी चीज़ों को अच्छे से समझें। कुछ समझ में नहीं आता है तो मेक श्योर कि आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट क्लियर कर लें। और अब तक अगर आपने हमारी सब्सक्रिप्शन पैकेज को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, वहाँ पर जाकर देखो कि लाइव लेक्चर्स के लिए आप कैसे अपने आप को एनरोल कर सकते हो, कैसे रजिस्टर कर सकते हो। उस वीडियो में हमने व्हाट्सएप नंबर दिया है, तो उस व्हाट्सएप नंबर पर आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए मैसेज करना है। चलिए, तो आई होप आज का सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। यू विल एन्जॉय इट बिकॉज इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। एंड इसी तरीके से हमारा 80% चैप्टर का खत्म हो गया है। होपफुली इन कमिंग 2-3 वीडियोस वी विल फिनिश दिस चैप्टर। आई एम वेरी हैप्पी कि ये चैप्टर जल्दी खत्म हो जाएगा और हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर पाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो फ्रेंड्स के साथ, एंड बने रहो ज्ञान लैब चैनल के साथ। थैंक यू, सी यू सून।